हेलो स्टूडेंट्स, सभी का आज पुनः स्वागत है। होली की छुट्टी के बाद सभी ने होली का बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत आनंद लिया होगा। सभी की होली बड़ी अच्छी रही होगी और सभी ठीक ठाक और बड़े ही आनंद में होंगे। बच्चों, अब बड़ा आनंद हो गया, होली का मज़ा हो गया, खूब गुजिया खा ली और खूब एंजॉय कर लिया। अब हम लोग आते हैं पुनः अपनी पढ़ाई पर। और इस पढ़ाई में हमारा जो अगला टॉपिक है बिलियन भाग 3। भाग 1 भाग 2 की मैंने आपको वीडियो प्रेषित कर दी पिछले 2 दिनों में, क्योंकि होली का पर्व था, महापर्व था, इसलिए मैंने वीडियो रोक दी क्योंकि बच्चे सभी लोग व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं बिलियन भाग 3। बिलियन भाग 3 में हमें पढ़ना क्या है? हमने वाष्प दाब अवनमन जानना है। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि जब किसी अवाष्पशील विलेय जैसे नमक, चीनी को किसी वाष्पशील विलायक जैसे पानी में घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। बच्चों, वाष्प दाब क्या होता है ये मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूं। एक बार आप वहां चले जाएंगे पुनः तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वाष्पशील और अवाष्पशील। वाष्पशील जो होते हैं, जो कमरे के ताप पर वाष्प में बदल जाते हैं, उन्हें वाष्पशील कहते हैं। और जो कमरे के ताप से बदलते नहीं है वाष्प में, वो अवाष्पशील होते हैं। अब बच्चों, हमें करना क्या है कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ जैसे नमक है या चीनी है को पानी में हम घोल देते हैं, पानी कैसा है? वाष्पशील विलायक है। तो होता क्या है कि उसका जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। जैसे अगर हम शुद्ध पानी लें तो शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और उससे वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन अगर हमने उसमें थोड़ा सा अवाष्पशील पदार्थ जैसे नमक या चीनी मिला दिया तो अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, वो 100 से अबव होगा। 105, 110 या जितना भी होगा, मतलब वो 100 से अबव होगा। तो जल्दी वाष्प बनेंगे नहीं, और जल्दी वाष्प बनेंगे नहीं तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो इसकी परिभाषा हो गई, जब किसी अवाष्पशील विलेय जैसे नमक, चीनी को किसी वाष्पशील विलायक जैसे पानी में घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। बहुत आसान है। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट है। जैसे पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाष्प में बदलता है। तो उसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में पी नॉट हो गया। और जब उसमें नमक मिला दिया, विलेन बन गया, तो उसका वाष्प दाब कितना हो गया? बोले पी हो गया। तो वाष्प दाब अवनमन क्या हुआ? पी नॉट माइनस पी, यानी शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था वो ज़्यादा था और विलेन की अवस्था में वाष्प दाब कम हो गया, तो ज़्यादा वाले में से कम को घटा दिया, यानी विलायक का वाष्प दाब माइनस विलेन का वाष्प दाब। तो इससे हमारा वाष्प दाब अवनमन डेल्टा पी आ जाता है। डेल्टा पी, पी नॉट माइनस पी। अब आता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। बेटे, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है इसमें बच्चों, समझो। इसमें होता है कि वाष्प दाब में हुई कमी का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अनुपात आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब अवनमन कितना था? पी नॉट माइनस पी। ये वाष्प दाब अवनमन था, पी नॉट माइनस पी, और बटे कर दिया पी नॉट। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, यानी वाष्प दाब में हुई कमी का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अनुपात आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। गणितीय रूप की बात करें तो पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी क्या है? विलेन का वाष्प दाब। तो इसका गणितीय रूप क्या आएगा? तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पी नॉट माइनस पी, अर्थात वाष्प दाब अवनमन
बटे पी नॉट मतलब शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और वाष्प दाब अवनमन के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ये हो जाता है। अब राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट का नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये हर साल एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको आप बड़े ध्यान से सीखेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है। किसी आदर्श विलयन में, बेटे विलयन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अभी हम आगे इसकी व्याख्या करेंगे कि आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है। तो किसी आदर्श विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी आदर्श विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाव तथा शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत आसान है बच्चों। जैसे कोई विलयन बनाया हमने, ठीक है, तो जैसे पानी है, पानी में नमक मिला दिया तो वो विलयन बन गया। पानी शुद्ध अवस्था में था और जब विलयन अवस्था में आ गया तो क्या हुआ? तो ये कह रहा है किसी आदर्श विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव तथा शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे पी है, पी क्या है? किसी घटक का वाष्प दाब, उस घटक के मोल प्रभाव क्या है? काइए। जो एक्स से दिख रहा है ये काइए है, ये उस घटक का मोल प्रभाव है। और शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब यानी पी नॉट ए। तो पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और काइए उसका मोल प्रभाव का गुणनफल किसके बराबर होता है? आदर्श विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब। ये हो जाता है। अब अगली हम बात करते हैं जहां पीए विलयन में ए का आंशिक वाष्प दाब, काइए विलयन में घटक ए का मोल प्रभाव और पी नॉट ए शुद्ध ए का वाष्प दाब। तो बच्चों ये आपको पहला राउल्ट का नियम आदर्श विलयन के लिए आ गया। अब आता है कि दो वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम। अब दो द्रव कैसे हैं? वाष्पशील है। जैसे अल्कोहल है, वो भी कमरे के ताप में वाष्प में बदल जाता है, और आपका पानी है वो भी कमरे के ताप पे धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। तो ये दोनों कैसे हो गए? वाष्पशील द्रव। इन दोनों वाष्पशील द्रवों का हमने क्या किया? विलयन बनाया। तो इसमें कह रहे हैं यदि किसी विलयन में दो वाष्पशील द्रव ए और बी हों, ए मान लो पानी है और बी क्या है? अल्कोहल है। यदि किसी विलयन में दो वाष्पशील द्रव ए और बी हों तो राउल्ट का नियम क्या होगा? पी ए बराबर पी नॉट ए गुणे काई ए, पी बी बराबर पी नॉट बी गुणे काई बी। तो कुल वाष्प दाब क्या आ जाएगा? पी टोटल। तो पी ए प्लस पी बी, यानी पहले द्रव का वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे उसका मोल प्रभाव। दूसरा द्रव पीबी उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणा उसका मोल प्रभाव। और कुल जो वाष्प दाब हो जाएगा वो हो जाएगा पी और पीबी का योग। तो पी ए प्लस पीबी ये हो जाता है। अब आता है राउल्ट के नियम का महत्व। तो राउल्ट के नियम का हमें क्या महत्व है? पहला महत्व बेटा बच्चा आपके सामने है वाष्प दाब की गणना में, दूसरा अणु संख्यों को समझने में। जो अणुसंख गुण होते हैं वो अभी आपको आगे पढ़ने हैं, बताऊंगा अणुसंख गुण क्या होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। तो अणुसंख गुणों को समझने में, विलयन की प्रकृति जानने में। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपसे कहा था कि आदर्श और अनादर्श विलयन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने अब यहाँ पे आते हैं अगला टॉपिक आदर्श विलयन। वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है। यानी कोई विलयन बनाए और वो कोई भी सांद्रता कितनी भी मात्रा उसमें घुली हो, कैसी भी मात्रा घुली हो, इससे मतलब नहीं है। और अगर वो विलयन आदर्श है तो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करेगा, तो उसे हम कहेंगे आदर्श विलयन।
अर्थात परिभाषा हो गई, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन पूर्ण रूप से पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। गणितीय रूप अभी पीछे बताया था, पी ए बराबर पी नॉट ए गुणे काई ए, ये इसका गणितीय रूप हो गया। पी ए मतलब घटक ए का आंशिक वाष्प दाब गुणे शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब गुणा उसका मोल प्रभाज, ये हो जाता है उसका गणितीय रूप। अब आदर्श विलयन की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो पहला यह है कि राउल्ट के नियम का पालन करता है, विलयन बनने पर ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर हम दो लिक्विड लें या दो पदार्थ ऐसे लें जिनका हम आदर्श विलयन बनाएं तो उनमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो या तो ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है। तो ना तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी ना अवशोषित होगी। डेल्टा एच जो मिक्सचर होगा वो शून्य होगा, जीरो होगा। आयतन में परिवर्तन भी उसका शून्य होगा, क्योंकि विलयन नहीं इतने कॉमन होते हैं वो दो द्रव कि उनका आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इनके अणुओं के बीच में आकर्षण कैसा होता है। जैसे मान लीजिए ए दो अणु हैं और बी अणु हैं और ए अणु हैं। तो बच्चों आकर्षण बल की बात अगर हम करें यहाँ पर तो इनके आकर्षण बल का क्या प्रभाव है, बहुत अच्छा है। विभिन्न अणुओं के बीच आकर्षण बल लगभग समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे बच्चों अगर हम आपसे कह दें कि ए के बीच में जो आकर्षण का बल है और जो बी के बीच में आकर्षण का बल है वो दोनों लगभग बराबर होते हैं। जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल का होता है, लगभग बराबर का। तो ए के बीच में आकर्षण का बल, बी के बीच में आकर्षण बल लगभग बराबर। और अगर ए और बी के बीच में भी आकर्षण का बल लगेगा तो वो भी लगभग, चाहे वो ए के बराबर हो चाहे बी के बराबर हो, बराबर होगा। अब आदर्श विलयन किन किन द्रवों को मिलाने से बनता है? तो आदर्श विलयन के उदाहरण है बेंजीन और टॉलुइन को मिला दीजिए तो आदर्श विलयन बन जाएगा। एनहेक्सेन और एनहेप्टेन को मिला दीजिए तो आदर्श विलयन बन जाता है। आदर्श विलयन के लिए बच्चों ग्राफ है एक, जो ग्राफ आपके सामने दिख रहा है कि आदर्श विलयन के लिए क्या ग्राफ होता है। देखिए मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। आदर्श विलयन के लिए ग्राफ होता है पीए, पीबी और मोल फ्रैक्शन, अर्थात वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। जो आपको एक सीधी रेखा दिख रही है पीए की, एक सीधी रेखा दिख रही है पीबी की, और इन दो रेखा को जोड़ने वाला क्या हो जाता है, पी टोटल हो जाता है, पीए प्लस पीबी। तो ये बेटा ग्राफ होता है आदर्श विलयन के लिए। ये ग्राफ भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड में खूब, कि आदर्श विलयन के लिए ग्राफ क्या है। तो इसको समझ लिया आपने, आगे आप बनाने की प्रैक्टिस करना। इसके बाद बच्चों आता है अनादर्श विलयन क्या है। तो बेटे वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अर्थात आपसे कहा जाए कि दो विलयन हमने मिला दिए, ये आदर्श विलयन का पालन करेंगे, बोले नहीं करेंगे, तो बोले कैसे, बोले अनादर्श विलयन हो गए। तो जो राउल्ट के नियम का पालन विलयन ना करे वो कहलाते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनात्मक विचलन, जब वास्तविक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक आ जाए, अर्थात जो राउल्ट का नियम है उससे वाष्प दाब क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए। वह अनादर्श का मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, या तो वाष्प दाब ज़्यादा आएगा राउल्ट से नियम से या कम आएगा। और अगर राउल्ट के नियम से ज़्यादा आ गया वाष्प दाब तो विचलन कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। जब वास्तविक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से क्या है, अधिक होता है, तो हम इसे कहते हैं धनात्मक, यानी बढ़ गया वाष्प दाब, तो वो धनात्मक विचलन हो जाता है। अब इसमें बढ़ के हो जाता है ए बी आकर्षण बल लेस देन ए बी आकर्षण बल, अर्थात जो ए के अणुओं के बीच में आकर्षण का बल लग रहा था और बी के अणुओं के आकर्षण के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था,
वो क्या होगा, वो जब ए बी के बीच में लगेगा वो कम हो जाएगा। यानी ए के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा था, तो उसको तोड़ने के लिए ताप की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही थी, अर्थात वाष्प दाब क्या था, कम था। बी के बीच में आकर्षण का बल ज़्यादा था, उसको तोड़ने के लिए भी ताप की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही थी, तो वाष्प दाब कम था। जब ए बी आपस में मिल गए और उनके बीच आकर्षण का बल कम हो गया, थोड़े से ताप पे ही जल्दी जल्दी ये वाष्प में बदलने लगे, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आकर्षण का बल कम, तोड़ना आसान, ए बी को अलग करना आसान, कम ताप की आवश्यकता, जल्दी से वाष्प में बदलेंगे, वाष्प दाब बढ़ जाएगा राउल्ट के नियम से, इसलिए इसको हम धनात्मक विचलन कहते हैं। उदाहरण इसका है एथेनॉल प्लस पानी, पानी और एथेनॉल को मिला दीजिए तो वाष्प दाब बढ़ जाता है। अब डेल्टा एच मिक्सर यानी एथेनॉल और पानी को मिलाइए तो हीट क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी, यानी पॉजिटिव होगी हीट। आयतन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके लिए देखिए ग्राफ भी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपको सीधी सीधी लाइनें दिख रही हैं ये राउल्ट के नियम की हैं, और जो उठी हुई लाइनें दिख रही हैं लाल रंग से, ये वाष्प दाब क्या हो गया, बढ़ गया, अर्थात धनात्मक विचलन हो गया। धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ ये देखो मैंने लिख के दिखाया भी आपको, धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ। अब हम लोग आगे आते हैं, ऋणात्मक विचलन। वास्तविक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम होता है। अब यहाँ पे वाष्प दाब राउल्ट के नियम से क्या होगा, कम होगा, यानी आकर्षण का बल क्या हुआ, ज्यादा हो गया। वहां पे ए बी के बीच में आकर्षण का बल कम था, तो वाष्प जल्दी बन रही थी। यहाँ पर ए बी के बीच में आकर्षण का बल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जल्दी वाष्प बनेंगी नहीं, क्योंकि जल्दी वो ए बी को तोड़ने के लिए ज्यादा ताप चाहिए, तो वाष्प जल्दी बनेंगे नहीं। तो क्या होगा, तो बच्चों वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम हो जाएगा, इसे हम कहेंगे ऋणात्मक विचलन। देखो ए बी आकर्षण ग्रेटर देन ए या बी बी आकर्षण, ए और बी बी के बीच में जो आकर्षण बल होगा उससे ज्यादा हो जाएगा। तो डेल्टा एच मिक्सर ये लेस देन 0 होगा। स्टूडेंट इसको लेस देन 0 पढ़ेंगे, और डेल्टा बी मिक्सर लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये इसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये गलती से साइन जो है वो ग्रेटर देन का लग गया है, ये लेस देन 0, यानी डेल्टा एच मिक्सर लेस देन 0। जब आप नोट्स बनाएं तो इसको लेस देन 0 पढ़ें, और डेल्टा बी मिक्सर लेस देन 0, ये 0 से कम होगा। ठीक है, इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, राइटिंग मिस्टेक हो गई थी। उदाहरण बेटा इसका आता है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाएंगे तो जो विचलन होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो आकर्षण का बल होगा वो प्रबल होगा। अब बच्चों आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है बोर्ड में, कि आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन में अंतर क्या है। तो आदर्श विलयन में अनादर्श विलयन में अंतर क्या है, नंबर 1, राउल्ट का नियम मानता है ये आदर्श विलयन, और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है, यानी धनात्मक या ऋणात्मक। आकर्षण बल समान होता है, यानी ए के अणुओं के बीच आकर्षण बल, बी के अणुओं के बीच के आकर्षण बल, और जब ए बी मिल गए उनके बीच आकर्षण बल, बोले तीनों समान। इसमें आकर्षण बल अलग अलग होते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। इसमें डेल्टा एच जो मिक्सचर होता है वो शून्य होता है, और डेल्टा बी मिक्सचर ये भी शून्य होता है। लेकिन अनादर्श विलयन जो है इसमें डेल्टा एच मिक्सर नॉट इक्वल टू 0, या तो 0 से ज़्यादा आएगा या 0 से कम आएगा। डेल्टा बी मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 से या तो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। तो बच्चों मैंने आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मैंने आपको नोट्स दिया है, इनको बच्चों अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें। एक जो मैंने इम्प्रूवमेंट बताया कि जो आपका ऋणात्मक विचलन है उसमें डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन 0, डेल्टा बी लेस देन 0 कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों,
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आप सबका जी चैनल है, आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और इनका नोट्स बनाएँ प्रॉपर। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।